किसी सिंपल ड्रॉप के लिए एक्सेस प्रेशर इज 2T/R, बट किसी सोप बबल के लिए 4T/R। ठीक है, अब एक्सेस प्रेशर पे बेस क्वेश्चन समझो बेटा। एक मान लीजिए ये एक हॉरिजॉन्टल पाइप है एंड इसके दोनों एंड्स पे दो ड्रॉप्स हैं। देयर इज अ स्मॉलर ड्रॉप ए और दूसरे एंड पे एक बड़ी ड्रॉप है बी। एक तरफ छोटी ड्रॉप है और एक तरफ बड़ी ड्रॉप है। और यहां बीच में एक स्टॉपर लगा है। ना तो क्वेश्चन इज कि अगर हम इस स्टॉपर को ओपन करेंगे, ठीक है, इसको ओपन करेंगे, एयर बबल्स हैं दोनों, ये भी एक एयर बबल है, ये भी एयर बबल है। व्हेन द स्टॉपर इज ओपन तो एयर का फ्लो ए से बी की तरफ होगा या बी से ए की तरफ होगा। मतलब अगर ए से बी की तरफ हुआ तो बी का साइज बढ़ता जाएगा, ए का कम होता जाएगा। अगर बी से ए की तरफ हुआ तो बी का साइज कम होगा और ए का साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा। यही क्वेश्चन है कि विच बबल will grow in size at the cost of other। कौन सा बबल ग्रो करेगा दूसरे की कॉस्ट में, मतलब कौन सा बबल ग्रो करेगा और कौन सा कोलैप्स होने लगेगा। क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? सोचो, मैं क्वेश्चन नेक्स्ट वाला लिख रहा हूं। देखो क्वेश्चन क्या है, दो एयर बबल्स हैं, एक छोटा है साइज में और एक बड़ा है। क्वेश्चन ये पूछा कि जब हम इस स्टॉपर को ओपन करेंगे, व्हेन इट इज ओपन, तो कौन सा बबल बढ़ेगा और कौन सा छोटा होगा। तो आंसर क्या है, इधर से हवा इधर जाएगी और ये बड़ा हो जाएगा। दैट इज अ कॉमन एंड रॉन्ग आंसर। ठीक है, उसके लिए तो फिजिक्स चाहिए नहीं, वो तो कोई भी बोल देता ये बड़ा है, इसमें ज्यादा हवा है तो इधर जाएगी, इधर कम हवा है, दोनों थोड़ी देर बाद बराबर हो जाएंगे। दैट इज द कॉमन थिंकिंग। ठीक है, नॉट लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग ये कहती है कि हवा का फ्लो क्वांटिटी की वजह से नहीं, प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है। एयर का फ्लो हमेशा प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है। जिधर ज्यादा प्रेशर होगा वहां से हवा जाएगी किधर, जिधर कम प्रेशर होगा। सडनली प्रेशर कम हो जाता है तो जैसे जो 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 लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं वहां बड़ा कॉमन होता है स्टॉर्म आना, तूफान आना। वो कैसे ऑब्जर्व करते हैं तूफान आने वाला है, कई बार पहले पता चल जाता है ना तूफान आने वाला है, सेफ्टी मेजर्स अडॉप्ट कर लेते हैं सब लोग। क्या होता है, सडनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। अब जब एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम हो जाएगा तो समुद्र की तरफ से वो हवाएं आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि एयर का फ्लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। अब यहां ऊपर आपके सामने लिखा हुआ है कि अगर कोई ड्रॉप छोटी है, मतलब अगर किसी ड्रॉप का रेडियस कम है तो उसके अंदर प्रेशर ज्यादा होगा। तो इन दोनों में से सामने दिख रहा है जो ए है दैट इज अ स्मॉलर ड्रॉप, सो प्रेशर इनसाइड ए इज मोर देन प्रेशर इनसाइड बी। ठीक है, एक्सेस प्रेशर जो है, एक्सेस प्रेशर ऑफ ए
excess pressure of drop A is more than that of drop B. A के अंदर ज्यादा प्रेशर है, therefore when the stopper is opened, then air will flow from A to B. एयर का फ्लो A से B की तरफ होगा, ठीक है। तो क्या होगा उससे, A will start collapsing and B will start expanding. After some time there will be no A, only B. ठीक है। एक्सेस प्रेशर किसके अंदर, एयर का फ्लो प्रेशर डिफरेंस के कारण होता है। अगर प्रेशर यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है तो यहाँ से हवा इधर आएगी, और अगर प्रेशर यहाँ ज्यादा होगा तो यहाँ से हवा इधर आएगी। तो इस सिचुएशन में प्रेशर कौन सी ड्रॉप के अंदर ज्यादा है, वो जिसका रेडियस कम है। रेडियस कम, प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप विल बी मोर, ठीक है। इसी के बेसिस पे ये बताना, प्रेशर्स इनसाइड टू ड्रॉप्स आर 1.2 एंड 1.4 एटमॉस्फेरिक। एक ड्रॉप के अंदर प्रेशर है 1.2 एटमॉस्फेरिक और दूसरी ड्रॉप के अंदर प्रेशर है 1.4 एटमॉस्फेरिक, और ये दोनों ड्रॉप्स एयर में है, ठीक है। मतलब बाहर क्या है, एटमॉस्फेरिक एयर है, बाहर एटमॉस्फेयर है। तो आपको ये बताना है कि अगर इसका रेडियस R1 और इसका रेडियस R2 है तो R1 बाय R2 बताओ कितना होगा, ठीक है। दो ड्रॉप्स के अंदर का प्रेशर गिवन है, आपको उनके रेडियस की रेशियो बतानी है। नो इट इज नॉट 7/6, 7:6, क्योंकि ये इनसाइड प्रेशर दिया हुआ है आपके सामने। यहाँ एक्सेस प्रेशर नहीं है जो आप 1.2 और 1.4 का रेशियो निकालो उल्टा करके। याद करिए बेटा, डेल्टा P1 क्या है, P इन माइनस P आउट। पहले वाले के लिए मैंने बोला बाहर एटमॉस्फेरिक है, तो डेल्टा P1 हो गया 1.2 माइनस 1 एटमॉस्फेरिक, इट इज 0.2 एटमॉस्फेरिक। व्हाट इज डेल्टा P2, ये भी तो P इन, इनसाइड प्रेशर कितना है 1.4 माइनस 1, क्योंकि बाहर तो एटमॉस्फेयर है, तो ये हुआ 0.4 एटमॉस्फेरिक। एक ड्रॉप के अंदर इतना ज्यादा प्रेशर है। ये एक्सप्रेशन इनसाइड प्रेशर का नहीं है, ये तो एक्सेस प्रेशर का है। और एक्सेस प्रेशर कैसे फाइंड करते हैं, इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर। देखो कल वाली क्लास, तो अंदर दिया हुआ 1.2, बाहर भी तो है 1, तो उनका जो डिफरेंस है, क्या लाइन लिखी थी, प्रेशर ऑन द कनकेव साइड इज ऑलवेज मोर देन प्रेशर ऑन द कन्वेक्स साइड, और उनके डिफरेंस को बोलते हैं एक्सेस प्रेशर, इनसाइड प्रेशर को नहीं बोलते एक्सेस प्रेशर। तो बाहर अगर एटमॉस्फेयर है तो जो डिफरेंस होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ वो होगा एक्सेस प्रेशर। देयरफॉर हमें पता है कि डेल्टा P1 तो होगा बेटा 2T/R1, और डेल्टा P2 कितना हुआ 2T/R2। तो यहां से R1 देखिए कितना है 2T/डेल्टा P1, और R2 कितना है 2T/डेल्टा
डेल्टा P2। आपने R1/R2 पता करना है, तो R1/R2 होगा 2T by delta P1 divided by 2T by delta P2. It will be delta P2 divided by delta P1। बन जाएगा। डेल्टा P2 कितना है? 0.4। डेल्टा P1, the answer is 2:1। उसके बाद बेटा हम बात करेंगे कौन से फैक्टर्स हैं which affect the surface tension। पहले बेटा देखो इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटी। इसमें भी दो तरह की इम्प्यूरिटीज हम स्टडी करते हैं। इम्प्यूरिटीज को भी दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। एक होती है जो पार्शली सॉल्युबल हो, जैसे डिटर्जेंट इन वाटर, और दूसरी होती है जो कंप्लीटली सॉल्युबल हो। कंप्लीटली सॉल्युबल होगी जैसे कॉमन सॉल्ट इन वाटर, पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है। जो पार्शली सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज होती हैं उनसे सरफेस टेंशन कम होता है। पार्शली सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज like detergent in water decrease the surface tension। But the impurities which are completely soluble in water increase the surface tension। कौन सी impurities हैं जो completely soluble हैं? मैं इसका आपको इफेक्ट भी बताऊंगा क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट इन वाटर इज कंप्लीटली सॉल्युबल। पार्शली सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज जो है उनसे सरफेस टेंशन कम हो जाता है, और जो इम्प्यूरिटीज कंप्लीटली सॉल्युबल होंगी उनसे सरफेस टेंशन बढ़ जाता है। दूसरा है बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये सिंपल है। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर the surface tension decreases।
इस कॉन्सेप्ट के देखो बेटा एप्लीकेशंस क्या है। जैसे यूज ऑफ एंटीसेप्टिक्स, जैसे कोई वाउंड होता है तो हम एंटीसेप्टिक लगा देते हैं, एंटीसेप्टिक क्रीम लगा दिया या एंटीसेप्टिक वो लगा देते हैं एक लिक्विड, ठीक है। एंटीसेप्टिक क्या करता है? एंटीसेप्टिक जो है उसका सरफेस टेंशन कम होता है। द एंटीसेप्टिक्स हैव लो वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन। आपको पता है सरफेस टेंशन से क्या होता है, फर्स्ट डे पढ़ा, सरफेस एरिया कम होता है। अगर सरफेस टेंशन है तो इसका मतलब ड्यू टू सरफेस टेंशन द सरफेस एरिया डिक्रीजेस। एंटीसेप्टिक का सरफेस टेंशन कम, ठीक है, तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा? सरफेस एरिया बढ़ने से वो जो एंटीसेप्टिक क्रीम है दैट विल स्प्रेड ओवर ए वाइडर एरिया, वाइडर एरिया ऑफ द वाउंड, तो वो पूरा उसका हीलिंग करेगी। अगर हम कोई ऐसा ऐसा मटेरियल यूज करें या ऐसी मेडिसिन या ऐसी कोई ऑइंटमेंट लगाएं जिसका सरफेस टेंशन ज्यादा है, तो सरफेस टेंशन ज्यादा होने से क्या होगा? सरफेस एरिया कम, तो वो स्प्रेड नहीं होगी ओवर ए लार्जर एरिया। लो सरफेस टेंशन मतलब इट विल स्प्रेड ओवर ए लार्जर एरिया। आप लिख सकते हो द एंटीसेप्टिक्स हैव, ये आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है, द एंटीसेप्टिक्स हैव लो सरफेस टेंशन, therefore the antiseptics have low surface tension, therefore they can spread over a larger area of the wound. They can spread over larger area of the wound, ठीक है, उससे हीलिंग जो है वो प्रॉपर हो जाएगी। दूसरा है बेटा एक्शन ऑफ डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट ऐड करने से क्या होता है? अभी हमने देखा जब डिटर्जेंट ऐड करेंगे, डिटर्जेंट पार्शियली सॉल्युबल है, डिटर्जेंट ऐड करने से सरफेस टेंशन कम होगा, अगेन इट विल इंक्रीज द सरफेस एरिया। सरफेस टेंशन बढ़ेगा तो एरिया कम होगा, सरफेस टेंशन कम हुआ तो एरिया विल इंक्रीज। क्या होता है, जैसे हमारा कोई फैब्रिक है एंड उस फैब्रिक के ऊपर कोई कोई डर्ट मॉलिक्यूल्स स्टिक हो गए, जैसे कोई ग्रीस लग गई या कुछ भी, हम उसे पानी में डिप करते हैं, प्लेन वाटर डिप करते हैं, उसको बाहर निकालेंगे तो सी की वो पूरा फैब्रिक तो गीला हो गया, बट दैट डर्ट मॉलिक्यूल्स दैट स्पॉट रिमेन्स ड्राई, क्योंकि वाटर का सरफेस टेंशन ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं, वी पुट डिटर्जेंट। डिटर्जेंट ऐड करने से क्या होगा? सरफेस टेंशन कम, सरफेस टेंशन कम होगा तो सरफेस एरिया बढ़ेगा। नाउ वो जो डिटर्जेंट मॉलिक्यूल है वो स्प्रेड हो जाएगा ओवर ए वाइडर एरिया, जिसमें वो ग्रीस मॉलिक्यूल, मान लो यहाँ डर्ट है तो यहाँ पर भी डिटर्जेंट आ जाएगा। अब यहाँ जो डिटर्जेंट आ जाएगा, देखो क्लीनिंग कैसे होगी। पहला पर्पस था कि किसी तरीके से यहाँ का जो कॉन्टेक्ट एरिया है वो बढ़ मिले, वाटर इसके साथ कॉन्टेक्ट में आए, तो प्लेन वाटर नहीं आ रहा था, सरफेस टेंशन ज्यादा था, इसलिए डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स ने वो कॉन्टेक्ट बनाया। मतलब दिस इज द कंसेप्ट लाइक कोहेसिव और एडिसिव फोर्सेस वाला। अब जो अच्छा डिटर्जेंट होता है, ए बेटर डिटर्जेंट हैज शेप लाइक हेयर पिन, ऐसे पॉइंटेड एंड्स में, थोड़ा मैग्नीफाई करके बनाता हूं, ऐसा होता है, पॉइंटेड एंड्स होते हैं। जब ये स्प्रेड हो जाता है ओवर द डर्ट मॉलिक्यूल्स, जैसे मान लीजिए ये कोई फैब्रिक है और यहाँ डिटर्जेंट आ गया, तो दिस गोज इनटू द फैब्रिक, क्योंकि पॉइंटेड एंड है। अगर ये ऐसे गोले गोले जैसे होंगे ना, गोल गोल होता है जैसे निरमा टाइप, तो अच्छी क्लीनिंग नहीं होती है। सो व्हाई वी प्रेफर एरियल और सर्फ एक्सेल। वो बेटर क्यों है? क्योंकि उसका हेयर पिन शेप होता है, ठीक है, वो थोड़ा सा ज्यादा टेक्नोलॉजी उसमें ज्यादा इन्वॉल्व है बनाने में। तो हेयर पिन शेप विल गो इनटू द फैब्रिक, क्योंकि सरफेस टेंशन कम हुआ, एरिया बढ़ गया। नाउ द लेदर एक्शन टेक्स प्लेस। लेदर एक्शन मतलब चाहे हम उसको फिजिकली इन आउट मूव करें, घिसते हैं कपड़े को, या उसको वॉशिंग मशीन में इट गोज इन एंड आउट लाइक,
तो उससे क्या होता है, वो लेदर एक्शन जो है वो वहां एडिसिव फोर्स के कारण उन डर्ट मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर देता है फ्रॉम द फैब्रिक। अगर इस डिटर्जेंट से सरफेस टेंशन बड़ा होता तो फिर वो क्लीनिंग नहीं होनी थी। जैसे अगर हम पानी में नमक डालें और बोले नमक डाल के क्लीनिंग करते हैं, और मुश्किल हो जाएगा। प्लेन वाटर में फिर हो जाएगी, नमक डाल के करेंगे। हार्ड वाटर में यू कैन नॉट वॉश योर क्लॉथ्स, क्योंकि उसका सरफेस टेंशन ज्यादा है, तो उससे तो कॉन्टेक्ट एरिया और कम हो जाएगा। तो हम ऐसा मटेरियल चूज करते हैं, हम ऐसे चूज करते हैं जो पार्शली सॉलेबल हो, क्योंकि जो पार्शली सॉलेबल इंप्योरिटीज है वो सरफेस टेंशन को कम करके सरफेस एरिया को बढ़ा देंगी, एंड लेदर एक्शन की वजह से इट विल कम आउट। एंड मोर ओवर, अगर हम थोड़ा सा टेम्परेचर भी बढ़ा दें पानी का, डिटर्जेंट भी ऐड किया, डिटर्जेंट ऐड करने से सरफेस टेंशन कम हुआ, थोड़ा गर्म करने से भी सरफेस टेंशन कम हुआ, क्योंकि सरफेस टेंशन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जब दोनों का इफेक्ट सेम है कि सरफेस टेंशन कम हो गया, सरफेस एरिया बढ़ेगा। इसलिए माइल्ड वार्म वाटर अगर होगा तो क्लीनिंग और बेटर होती है। ठंडे पानी और गर्म पानी में से किसको प्रेफर करेंगे हम कपड़े धोने के लिए? बड़ा ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, इतना गर्म नहीं हो कि हम सरफेस टेंशन बढ़ा ही दें, और उस सरफेस टेंशन बढ़ाने के चक्कर में एरिया तो बढ़े लेकिन वो फैब्रिक ही पूरा खराब हो जाए, वो जल जाए या ढीला पड़ जाए या कुछ भी, वो भी नहीं होना चाहिए। सो माइल्ड वार्म वाटर एंड डिटर्जेंट्स विल विल हैव ए लाइक एडिटिव इफेक्ट। दोनों क्या करेंगे, सरफेस टेंशन को कम और सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो पर्पस क्या है, किसी तरीके से सरफेस एरिया बढ़े ताकि ताकि वो डर्ट मॉलिक्यूल्स जो है वो बाहर निकले। ठीक है, आपको ये एग्जाम में आ सकता है, ये आपको लिखना है। दूसरा, एक चीज और बड़ा कॉमन सा एक फिनोमिना है। हम किसी किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, तो क्या करते हैं, वी प्रेफर कि जब तक खाना बनेगा तब तक हम कोई सूप पी लेते हैं। ठीक है, जस्ट टाइम पास। व्हाई वी प्रेफर हॉट सूप एंड नॉट कोल्ड सूप? हाँ, मजा क्यों नहीं आता है? ठंडा सूप पीने का मजा नहीं आता ना? व्हाई? ठंडा सूप जो है उसका सरफेस टेंशन ज्यादा होता है, सो इट स्प्रेड्स ओवर ए स्मॉलर एरिया ऑफ द टेस्ट बड्स, टंग। जब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो इट विल स्प्रेड ओवर ए वाइडर एरिया ऑफ द टंग। टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन कम होता है, सरफेस टेंशन कम होगा तो सरफेस एरिया बढ़ेगा। तो वो सरफेस एरिया, कौन सा सरफेस एरिया? जहां उसको स्प्रेड किया वहां, तो वो सारे टेस्ट बर्ड्स को इनिशिएट कर लेगा। उससे क्या होगा, उससे जब वो बड़े एरिया पे स्प्रेड हुआ तो हमें ज्यादा टेस्टी लगेगा वो। जब हमारे टेस्ट बर्ड्स इनिशिएट ही नहीं हुआ, वहां तक पहुंचे नहीं, तो इट विल नॉट फील गुड। ठीक है, इसलिए सिंपली याद रखो, व्हेन द टेम्परेचर इज हाई द सरफेस टेंशन इज लेस, एंड सरफेस टेंशन लेस होने से कॉन्टैक्ट एरिया जो है वो बढ़ जाता है। हमारे जो लुब्रिकेंट्स होते हैं, ग्रीज या लुब्रिकेशन करते हैं, तो वी वांट टू स्प्रेड दीज ग्रीजेस एंड लुब्रिकेंट्स ओवर ए वाइडर एरिया। ठीक है, उनमें भी कम सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन कम होने से एरिया बढ़ जाता है। ठीक है, तो तीसरी एप्लीकेशन में, ये सूप वाला एप्लीकेशन तो नहीं है, बट ये यू शुड राइट कि लुब्रिकेंट्स हैव स्मॉलर सरफेस टेंशन। मुझे लगता है एक्शन ऑफ डिटर्जेंट मैंने समझा दिया, आप लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें। अगर आपको समझ में आ गया तो आप लिख सकते हैं, नहीं समझ में आ गया तो दोबारा समझा देते हैं। समझ आ गया, लिख नहीं सकते? मेरे हिसाब से तुम खुद लिखोगे तो ज्यादा सही होगा, इंस्टेड ऑफ कि मैं लिखवाऊं। मैं लिखवा दे तो लिखो, लिखो when detergents are added to water, the surface tension of water decreases. When detergents are added to water, the surface tension of water decreases. This increases the contact area. This increases the contact area between the water molecules and the dirt molecules.
between the water molecules and the dirt molecules. A good quality detergent, आप लिखो सारा लिखो. A good quality detergent has hairpin shapes. A good quality detergent has hairpin shapes. When these detergent molecules move in and out hairpin shapes, when these detergent molecules move in and out, then the dirt molecules are taken out. Then the dirt molecules are taken out due to the leather action of the detergents. Due to the leather action, झाग वाला जो है portion, leather action of the detergents. ठीक है, बस. और ये भी लिख लो गए. Lubricants have smaller surface tension, so they spread. Small surface tension मतलब they will spread over a wider area. उसके बाद बेटा हाइड्रोस्टैटिक्स में एक फिनोमेना है कैपिलरिटी. इंपॉर्टेंट फिनोमेना है ये कैपिलरिटी. ये जो वर्ड कैपिलरिटी है, कैपिलरिटी वर्ड जो है ना, इट कम्स फ्रॉम अनदर वर्ड व्हिच इज कैपिला. कैपिला मींस हेयर लाइक. हेयर लाइक व्हाट? कलर? नो, हेयर लाइक थिन. बस, थिन लाइक हेयर. मतलब हेयर लाइक व्हाट? हेयर लाइक थिन. थिन लाइक हेयर बोल दो. बट कैपिला वर्ड का मतलब है हेयर लाइक. अब हेयर के जैसा कलर नहीं होगा ना कैपिला. थिन लाइक हेयर ऐसे समझो, बट कैपिला वर्ड मींस हेयर लाइक. हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं यार, ऐसे पतला था, बस ये कैपिला है, खत्म. ऐसा है. और कैपिलरिटी क्या होता है? कैपिलरिटी इज द फिनोमिना ऑफ rise or fall of a liquid in a very narrow tube. It is the phenomena of rise or fall of a liquid in a very narrow tube. Phenomena of rise or fall of a liquid in a very narrow tube. राइज भी हो सकता है, फॉल भी हो सकता है. राइज किसका होगा? जो वाटर टाइप लिक्विड्स होते हैं, वाटर टाइप लिक्विड्स राइज इन द ट्यूब, एंड जो मर्करी टाइप लिक्विड्स हैं, mercury type liquids fall in the tube. The water type liquids rise and the mercury type liquids fall in the tube. हम फॉर्मूला डिराइव भी करेंगे. हम जिस ट्यूब में ये सारा हो रहा है प्रोसेस, ये जो नैरो ट्यूब है, उस ट्यूब को बोलते हैं बेटा कैपिलरी ट्यूब. That narrow tube is called as capillary tube.
कभी ऑब्जर्व किया ये कैपिलरी एक्शन किसी ने? कोई एग्जांपल दे दो। वो बीपी वाली मशीन नहीं, घर बनाते हैं, अच्छा वो वाला नहीं, वो कैपिलरी नहीं है वो तो ऐसे हाइट देते हैं तो वाटर लेवल आ जाता है, वो तो हम एफर्ट करते हैं। कैपिलरी एक्शन अपने आप होता है, डिफाइंग ग्रेविटी। देखो अगर हमारे पास ये कोई ट्यूब है, इन दिस ट्यूब द लिक्विड राइजेस अप, नैरो ट्यूब होती है, दिस इज ए बिट थिक ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब इज वेरी नैरो। लाइक जो लैंप होता है, लैंप में एक कॉटन का विक होता है, या दिया जलाते हैं ना, वो कॉटन का क्यों होता है? वो छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं। देखो अगर हम ग्रेविटी के हिसाब से सोचें, कोई बॉडी अपने आप ऊपर तो आ नहीं सकती, ग्रेविटी तो नीचे खींचती है, बट थ्रू थ्रू दीज पोर्स, स्मॉल पोर्स, द ऑयल राइजेस अप, फ्लेम बनती है। जहां कैंडल में वो वैक्स कैसे ऊपर राइज कर रहा है, कैंडल के अंदर जो विक है वो कॉटन की होगी, हमेशा सिल्क की नहीं होगी, क्योंकि कॉटन में छोटे छोटे जो पोर्स होंगे, उन पोर्स के थ्रू इट विल राइज अप। लैंप में ऑयल राइज करता है थ्रू द कॉटन, ये लैंप है, ठीक है, और यहाँ कॉटन विक है, यहां से अंदर से यहां तक, और ये पूरा तेल में डूबी है। क्या हो रहा है? थ्रू दिस कॉटन पिक्स, छोटे छोटे कैपिलरीज के थ्रू इट राइजेस अप एंड रीचेस हियर, और यहाँ वो फ्लेम बन रही है, हम जल रहे हैं, ठीक है। कैपिलरी एक्शन इसको बोलते हैं। टॉवल होता है ना, टॉवल, टॉवल भी कॉटन का ही लेते हैं हम, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। आप टॉवल के साथ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यू पुट इट इन अ वर्टिकल पोजीशन, टॉवल को एक एंड उसका टब में रख दो, टब में पानी होना चाहिए, ठीक है, दूसरे एंड में आपको थोड़ी देर बाद यहाँ पानी दिख जाएगा, वो पानी ऊपर चढ़ेगा, देयर इज नो पाइप, बट थ्रू दी स्मॉल पोर्स वाटर राइजेस अप। ऐसे आप सिल्क का कपड़ा लेके करो, नहीं होगा, क्योंकि उसमें वो पोर्स नहीं है। सो थ्रू दीज स्मॉल पोर्स द लिक्विड राइजेस अप, ठीक है। ये हम प्लोइंग करते हैं, हल चलाते हैं ना खेतों में। सो कैपिलरी की बेसिस पे आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो कि प्लोइंग क्यों की जाती है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ प्लोइंग। अब मैं ये लिखवाऊंगा नहीं, ध्यान से समझना। क्या होता है, ये जो अर्थ का सरफेस है, इसके अंदर डीप इनसाइड देयर इज वाटर, ठीक है, और वो वाटर जो है वो राइज होता रहता है थ्रू स्मॉल पोर्स इन द सॉइल। रेत में नहीं होगा, वो मिट्टी में ही होता है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इट कम्स अप, और उससे क्या होगा, उसका इवेपोरेशन होगा, ड्राई हो जाएगा। अब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि प्लोइंग इसलिए करते हैं ताकि नीचे से पानी ऊपर आ जाए, उसका बिल्कुल उल्टा है। प्लोइंग इसलिए करते हैं, मान लो सॉइल के अंदर ये एक कैपिला बना हुआ है, कैपिला या कैपिलरी ट्यूब बनी हुई है, ठीक है, मैं सीधी ले रहा हूं, इट कैन बी लाइक दिस, और यहां से पानी ऊपर आके यहां पहुंच जाता है। सो व्हाट विल हैपन, पानी आता जाएगा यहाँ, और ड्राई होती जाएगी सरफेस। थोड़ी देर बाद, लिमिट है ना कोई, कितना ही आएगा, जितना होगा उतना ही आएगा, उससे ज्यादा तो आ नहीं सकता। थोड़ी देर बाद ये पूरा जो है टॉप सरफेस या उससे थोड़ा नीचे पानी होगा ही नहीं। जब यहाँ पानी नहीं होगा तो क्रॉप विल नॉट बी गुड। तो क्या करते हैं, जब कोई नई क्रॉप लगानी होती है उससे पहले हल चलाते हैं खेतों में। हल चला के क्या करा जाता है, वो हल चलाते हैं ना ऐसे, तो ये कैपिला तोड़ देते हैं, मतलब जो कैपिलरी ट्यूब यहाँ तक आ रही थी टॉप सरफेस तक, इसको तोड़ दिया, ठीक है, अब वो यहाँ तक है, ये टॉप सरफेस हो गई ऐसे। अब नीचे से पानी सिर्फ यहाँ तक आएगा, ऊपर वाली मिट्टी चाहे सूखी हुई है, बट ये नीचे जो है वो वेटनेस है, और जो सीड होगा वो उस वेटनेस में ही सरवाइव करेगा, राइट। तो प्लोइंग करके हम पानी को एक्चुअली रोक रहे हैं जस्ट बिलो द सरफेस, ऊपर नहीं आना, ऊपर आएगा तो इवेपोरेट हो जाएगा। सो वी आर एक्चुअली ब्रेकिंग द कैपिलरीज। तो प्लोइंग इज डन टू ब्रेक द कैपिलरीज फॉर्म्ड इन द सॉइल। क्यों? टू अवॉइड द इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ठीक है। ये कुछ एप्लीकेशंस हैं कैपिलरी की, कल एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, एसेंट फॉर्मूला बोलते हैं इसको, ये लिख लीजिए, व्हाई प्लोइंग इज डन, ठीक है, टू ब्रेक द कैपिलरीज फॉर्म्ड इन द सॉइल, एंड दिस इज डन
to avoid the evaporation